संदेश झूठ से हटके। राजेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। आपने सुना दो प्रदेश के विधानसभा चुनाव घोषित कर दिए हैं। पहले से कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड और महाराष्ट्र में अभी चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि हालत वहां ज्यादा पतली है, या जो भी वजह है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित किए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के उपचुनाव है, वो भी साथ में घोषित किए जा सकते थे, उनको भी घोषित नहीं किया, उनकी तारीखों का भी ऐलान नहीं किया। महाराष्ट्र में पुणे की विधानसभा का उपचुनाव अभी तक नहीं हुआ है और बहुत लंबे समय से वो सीट खाली है। महाराष्ट्र के चुनाव और हरियाणा के चुनाव एक साथ होते आए हैं, लेकिन ये सब जो चुनाव आयोग ने घोषणाएं की हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि सरकार एक चीज को ध्यान रखना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। तो ठीक है, एक दिन बाद तक 1 अक्टूबर को वहां पोलिंग है आखिरी, लेकिन चुनाव एक तरह से वो उस समय में पूरा कर दे रहे हैं। तो ये हमें लगता है उनकी प्रायोरिटी ये रही होगी। हरियाणा ही उसके साथ हो रहा। हरियाणा में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कंपैरेटिवली खुद को ज्यादा स्ट्रांग पाती होगी शायद। और ये जो चुनाव जिस तरह से घोषित हुए हैं, इनमें पॉलिटिकल एंगल तो है। महाराष्ट्र इसलिए नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं हुए, जबकि जिस तरह की क्लाइमेट हरियाणा में है, लगभग उसी तरह का क्लाइमेट उत्तर प्रदेश में है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत अंतर है उस क्लाइमेट में। और जिन स्थितियों की बात कर रहे थे कि बारिश हो रही, तो बारिश तो अभी अक्टूबर तक चलेगी ही, सब जगह चलेगी। वो तो झारखंड में भी चलेगी। तो क्या झारखंड के चुनाव नहीं होंगे? झारखंड में लेट चलता है अभी तो, कि बारिश हमेशा लेट में आ रही है और लेट तक चलती है, अक्टूबर तक चलती रहती है। तो ये, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं खास बात एक करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को ये लग रहा है कि वहां पर उनकी स्थिति बड़ी अच्छी है, शायद लग रहा हो उनको ऐसा, जबकि और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग प्रस्तुत करते हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं होता हूं। जब ये, जैसे आज ये भी कह रहे थे, अपने मुख्य चुनाव आयुक्त की 51% पोलिंग हुई। 51% हुई, बड़ी अच्छी बात है, 51% हुई। 2019 से पहले भी अच्छी पोलिंग हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो, ठीक है 51% नहीं थी, वो 40-42% रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार 51% पोलिंग हुई है आतंकवाद शुरू होने के बाद, 89 के बाद से। लेकिन जो बड़ा सवाल है, आप तीनों वैली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखिए, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, कौन लोग चुनाव हारे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के तौर पर देखिए, पार्टी के तौर पर नहीं। उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे हैं, महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी हैं, और श्रीनगर में जो अभी बहुत बोलते हैं अपने लोकसभा में, बड़े अच्छे से सांसद हैं वो, एनसी के जो जीते हैं। तो ये जो लोग हारे हैं, दोनों लोग वो हैं जिन्होंने कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे हैं, सरकार बनाई है। वो तो चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनकी पार्टी तो रही, साथ में चीफ मिनिस्टर रही हैं। और उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री रहे हैं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जो लोग जीते हैं चुनाव, आप जो क्या नाम है उनका, रोहिल्ला, जो वहां से जीते हैं श्रीनगर से, वो 370 के घोर समर्थक हैं, घोर समर्थक। और जो राशिद इंजीनियर जो बारामूला से जीते हैं, और जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराया, और जिन्होंने सज्जाद लोन को चुनाव हराया। सज्जाद लोन प्रो बीजेपी माने जाते हैं, और जो बीजेपी की गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट थी पीडीपी की, उसमें मंत्री भी थे जो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट थी। सज्जाद लोन उससे मंत्री थे। सज्जाद लोन अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं, जो बड़े अलगाववादी नेता हुआ करते थे, हुर्रियत के बड़े लीडर हुआ करते थे।
ये लोग चुनाव हार गए। इसका मतलब बहुत साफ है कि वैली में केंद्र की नीतियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के एक तरह से उसका खासा विरोध है, खासा विरोध मैं कह रहा हूं। और उन लोगों तक को चुनाव हारना पड़ा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, व्यक्ति के तौर पर, पार्टी के तौर पर नहीं कह रहा हूं मैं, व्यक्ति के तौर पर। अब दूसरी बात, जम्मू के इलाके में जैसे इन्होंने क्या किया है कि जो डिलिमिटेशन किया है उसमें 90 सीटें, वहां पहले जब लद्दाख भी हुआ करता तब भी 90 हुआ करती थी, तब 90 नहीं, शायद एक दो कम, 2 सीटें कम थी। अब इन्होंने 90 यहां कर दिया है। 90 में 47 सीटें, जो पहले 46 कश्मीर की सीटें होती थी उनको 47 कर दिया है, और जो 37 सीटें जम्मू की होती थी उनको कर दिया है 43। तो इस तरह से 90 सीटें हो गई। इन 43 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इनके दम पर वो वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा है नहीं। अगर इंडिया गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस खासतौर पे, इन दो की बात मैं कर रहा हूं, ये दोनों अगर साथ चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू संभाग में भी बहुत मुश्किल होने वाली है। जम्मू संभाग दरअसल कभी ऐसा नहीं रहा। मैं तो 2002 के चुनाव में, तो जोशी जी आप भी चुनाव प्रचार, चुनाव कवरेज के लिए गए थे, तो 2002 के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, एक भी सीट, जीरो था। जबकि उससे ठीक पहले वाली विधानसभा में वो मुख्य विपक्षी दल थे। लाला शिवचरण जो है वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उधमपुर से विधायक होते थे, और उसके बाद एक भी सीट नहीं। पिछली बार उन्होंने 25 सीटें जीती थी, जो 2014 में चुनाव हुए थे। पिछले चुनाव 10 साल पहले हुए थे, 2014 में। 2014 में 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में पूरे देश में जो माहौल था उसको ध्यान में रखना जरूरी है। कांग्रेस को लेकर के क्या माहौल था, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस के सपोर्ट वाली। तो इसको तो 2014 को उस तरह से नहीं देख सकते। 25 सीटें तब जीती थी 37 में से, तो इस बार 25 से ज्यादा जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार आप देखिएगा कि लोग जम्मू कश्मीर के, जो मैं गया तो इधर नहीं हूं, लेकिन जो वहां से सूचनाएं मिलती हैं, जो बातचीत होती है, 370 से जम्मू के लोग भी खुश नहीं है हटाए जाने से। और एक बड़ी चीज आपको बताऊं मैं जम्मू कश्मीर के बारे में, यह पहला चुनाव होगा आजादी के बाद से विधानसभा का जब जो बाहर के लोग वहां रह रहे हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। इसका जिक्र तक नहीं किया राजीव कुमार ने, और ये बड़ा फैक्टर है। नॉर्दर्न कमांड आर्मी की वहां पर है उधमपुर में, जो सबसे बड़ी कमांड है, और उसके जो लोग वहां रह रहे हैं, 3 लाख की स्ट्रेंथ है उसकी। 3 लाख का मतलब ये हुआ कि मान लो जो जितना भी, चाहे 14 कोर हो, 15 कोर हो, 16 कोर हो, लद्दाख की, जो लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू, तीनों उसी के अंडर आते हैं। इसके अलावा पूरा पंजाब का वो आता है। अगर वहां पर स्ट्रेंथ 2 लाख भी है तो 2 लाख लोग वोट डालेंगे। जो फैमिलीज उधमपुर में रह रही हैं वो वोट डालेंगी, पहले नहीं डाल सकती थी। और जो बाहर के लोग वहां रह रहे हैं वो सब वोट डालेंगे। ये फैक्टर जरूर है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा सकता है, जा सकता, मैं कह रहा हूं, जाएगा ये नहीं कह रहा हूं। तो आप अगर कुल मिलाकर के देखें इन दोनों, हरियाणा की बात कर लेते हैं थोड़ा, हालांकि आत्मजीत जी उस पर ज्यादा डिटेल बात करेंगे। हरियाणा में देखिए, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय एक बड़ा उसके लिए दिक्कत पैदा हुई है, एक तो मोदी जी का चेहरा जो उन्होंने नहीं रखा है वहां चुनाव में, वो सैनी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। सैनी की कोई पहचान है नहीं। शायद पार्टी को यह लग रहा हो कि मोदी जी का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, इसलिए मोदी जी का चेहरा वहां नहीं रखा है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सैनी को ना तो उतना टाइम मिला है, ना उस तरह की उनकी इमेज है पूरे राज्य में। इसका नुकसान, बाकी जो नुकसान हो रहे हैं, इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होना तय है हरियाणा में। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी जी,
अभी आत्मजीत जी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, ये एक उसके बड़ी पीछे बात वजह है बता दूं, मैं उसके पीछे वजह बता देता हूँ आपको। दरअसल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों ने एक घोषणा काफी पहले कर दी थी कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब उमर अब्दुल्ला ने ये घोषणा की थी, वो लोकसभा के समय ही कर दी थी, लोकसभा से पहले ही कर दी थी उन्होंने घोषणा कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक सवाल खड़ा होने लगा था, फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब 2002 के चुनाव में अपने को राज्य की राजनीति से, विधानसभा से अलग कर चुके थे। 2002 में वो चुनाव नहीं लड़े थे और उसके बाद से फिर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हो। उमर अब्दुल्ला लड़े थे। उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए थे 2002 में, गंदरबल से, जो जहां से फारूक अब्दुल्ला लड़ते थे, श्रीनगर से सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अब हुआ ये कि ये जो घोषणा उन्होंने की है, वो शायद डोडा में थे उस दिन फारूक अब्दुल्ला, जिस दिन ये घोषणा की, उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा चुनाव, और जैसा है फारूक। तो उनकी पार्टी में दिक्कत ये थी कि चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, नेता कौन होगा उमर अब्दुल्ला अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो। और अब विधान परिषद तो रह नहीं गई जो पहले थी विधान परिषद, कि विधान परिषद से चुन के आ जाएंगे, अब तो कहानी खत्म है। तो पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो, इसे साधने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने यह घोषणा कर दी कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो लड़ेंगे। ये बहुत साफ है कि कहां से लड़ेंगे ये उन्होंने नहीं बताया है। तो उसकी वजह, बड़ी वजह ये है कि अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखें, उसमें गड़बड़ नहीं हो, उसमें लीडरशिप को लेकर के कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो। अब फारूक अब्दुल्ला का नाम आ जाने से सारी चीजें शांत हो जाएंगी, कहीं कोई सवाल नहीं होगा। ये वजह है, और कोई वजह मुझे दिखाई नहीं देती। और इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा फारूक अब्दुल्ला के आने का। जी, मैं आत्मजीत जी, ये आपने पूरा सुना और बहुत आपने बहुत सूचनाएं भी दी चैट बॉक्स के माध्यम से इस बीच में। और ये आप पूरा मतलब 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा और बाकी जगहों पर सन्नाटा, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, चुनाव हो, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या ये कोई सोची समझी बात है या कुछ डिले करवाना चाहती है केंद्र सरकार, या उसके इशारे पर कुछ ऐसा हुआ है? आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए हरिशंकर जोशी जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी कि 30 सितंबर तक आपको हरियाणा में इलेक्शन करवाने, तो वो डेडलाइन एक दिन से मिस करी, पर कोई बात नहीं। तो ये तो मेन विषय था कि जम्मू कश्मीर की डेट्स तो आज अनाउंस होनी थी। हमें उम्मीद थी कि 3 स्टेट्स के इलेक्शन आज अनाउंस हो जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र भी, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली पिछली बार जो थी, महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन इकट्ठे हुए थे। सीईसी ने खुद बोला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि 3 नवंबर को हरियाणा की समाप्त होती है असेंबली की अवधि और महाराष्ट्र की होती है 26 नवंबर को। तो उससे पहले इलेक्शन होने थे। तो महाराष्ट्र के इलेक्शन क्या 1 महीने बाद अनाउंस होंगे? क्योंकि आपने देखा हरियाणा की 90 सीटों का जो इलेक्शन है वो एक ही चरण में होना है और रिजल्ट जो है वो भी इकट्ठे ही अनाउंस होगा। जम्मू कश्मीर के 3 चरणों में होना है, 4 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होना है, और जो आखिरी चरण है जम्मू कश्मीर का वो हरियाणा में होना। अव्वल पिछली बार जब सरकार हरियाणा में बनी थी तो जेजेपी के साथ बनी थी। जेजेपी के 10 एमपी थे और 30 एमपी जो थे वो बीजेपी के थे, और कांग्रेस के पास, हालांकि कांग्रेस लड़ी नहीं थी 2019 का चुनाव। 2019 में हरियाणा में जो उनकी लीडरशिप थी, ये सोच के बैठी थी कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। उसके बावजूद 29-30 सीटें, 29 सीटें पहले और बाद में उनको 2 सीटें और मिली, तो 29 सीटें उनकी झोली में गिर गई। उन्होंने ना कोई बल का प्रयोग किया, ना धन का प्रयोग किया, ना वो फील्ड में उतरे, मतलब झोली में वोटरों ने उनके सीटें डाल दी। और उसके बाद भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपना माथा पकड़ लिया कि ये क्या हो गया, अगर मैं थोड़ी कोशिश करता तो शायद 40 सीटें लेके ये कर लेता। पर खैर, देर आए दुरुस्त आए। लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्मीद ये थी लोकसभा इलेक्शन में कि 7 से 8 सीटें, यही आकलन था चुनाव से पहले लोकसभा 2024 के, कि 7 से 8 सीटें हरियाणा में कांग्रेस की आएंगी।
और उसके बाद इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन हुआ, कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को दी गई, तो ऐसा लगा कि वोट जो है वो डिवाइड नहीं होगा, पर उसके बावजूद 5 सीटें ही मिली। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी 8 सीटें लेने की, वो काम नहीं की, और जिसका फायदा बीजेपी को मिल गया 5 सीटों, जबकि वो एक टाइम पे ये भी कहा जा रहा था कि शायद एक भी सीट ना जीते। नायब सिंह सैनी को लाने का काम इसीलिए किया गया है कि जो डैमेज कंट्रोल था, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, उसको कंट्रोल करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को आदेश दिया गया कि वो पहले अग्निवीर बन गए हरियाणा के, 4.5 साल में उनकी रिटायरमेंट हो गई। खैर उनको केंद्र में लेके उनको सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया गया ताकि फेस सेविंग भी रहे। और नायब सिंह सैनी द्वारा आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से लगातार इतना पैसा तो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स में नहीं खर्चा किया होगा जितना भी एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दिया है। हमारे हरियाणा में सब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को पक्का कर दिया गया है, 24 फसलों पे एमएसपी दे दी गई है, अग्निवीरों की इतनी प्लेसमेंट कर दी गई है, 1 करोड़ का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा अगर उसमें ऑन ड्यूटी अगर अग्निवीर को कुछ हो जाता है, जनरल इंश्योरेंस का कवर बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हरियाणा में बीजेपी प्रयास कर रही। और जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि नायब सिंह सैनी को जानते कितने लोग, क्योंकि वो एक नया चेहरा तो है और उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, पर उनको जानते कितने लोग। आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में जाट वर्सेस नॉन जाट करा के, और जितने दिन एमएल खट्टर की सरकार रही उसको नॉन जाट सरकार का उन्होंने नारा दिया। किसानों के आंदोलन में उन्होंने कहा ये तो उन लोगों का आंदोलन है जो पंजाब के लोग हरियाणा वालों को बरखलाकर ये आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों की जो एक लड़ने की क्षमता है उसको मोदी जी ठीक से आंक नहीं पाए। वो ये नहीं समझ पाए कि जो जून के महीने में पानी में खड़ा होकर धान का रोपण करता है वो कहां तक लड़ सकता है। देखिए किसान की एक बात मैं आपको बता दूं कि किसान बंजर हो जमीन उसको भी उपजाऊ कर देता है, और जहां बारिश ना हो वहां पानी की सुविधा भी कर देता है, और जो फसल उसकी नष्ट हो जाए उससे वो शुद्ध नहीं होता, वो फिर फसल लगाता है उसी जमीन में। तो उसका जो रिजॉल्व और उसकी जो विल पावर है वो हमारे देश के राजनेताओं से बहुत ज्यादा 1000 गुना ज्यादा होगी। तो इसका आकलन शायद बीजेपी की सरकार कर नहीं पाई। उन्होंने लगा कि गरीब हैं किसान, ये कब तक बैठे रहेंगे, इनको अपना घर बार भी देखना है, इनको अपने बच्चे भी देखने हैं। तो ये जो सरकार ने किसानों को कम आका वो सरकार पे भारी पड़ गया। और आपने देखा पंजाब हरियाणा में किस तरीके से एंटी मोदी वेव चली, वो लोकसभा इलेक्शन में भी आपको देखने को मिली, क्योंकि पंजाब में 7 से 8 सीटें उनकी वहां आई और यहां 2-3 सीटों से कम रहेगी ऑपोजिशन। मेरा हिसाब है कि अगर इनफाइटिंग नहीं होती कांग्रेस पार्टी की विदिन, तो ये 7 से 8 सीटें लेके जाते। कुछ ना कुछ कमी रही, वो अब इनका पार्टी का अपना हाईकमांड देखेगा उनको क्या करना है। अव्वल इस दफा आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 90 की 90 सीटें वो अकेले लड़ेंगे। और इनेलो का बीएसपी के साथ टाई अप हुआ है, जिसको कहा जाता है कि दोनों ही टीम भी हैं बीजेपी की। देखिए आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा यूपी में बसपा जो है सारी सीटों पर लड़ी, कहीं 90,000, कहीं 80,000, कहीं 60,000, कहीं 1.25 लाख वोट लेके आई। तो उनको लग रहा है कुरुक्षेत्र में तो उनके विधानसभाओं में अच्छा वोट बैंक था एक जमाने में, पर अब बीएसपी के लिए कोई ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि ये तो पैसा देके टिकट देती है, पैसा लेती है टिकट देती है, चंदा लेती है टिकट देती है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी पंजाब में और हरियाणा में बहुत कम हुई है। लोकसभा इलेक्शन में यह भी बात चल रही थी कि सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो बसपा के साथ टाई अप करके लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और बसपा कोई ज्यादा वोट काटने का काम नहीं कर पाएंगी। इनेलो अपनी 1-2 सीटों पे शायद मजबूत रहेगी। किरण चौधरी का भी सुनने में आ रहा है कि वो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी जो है वो बीजेपी में खुश नहीं है, वो भी नई जमीन तलाश रही हैं। और जेजेपी कहीं ना कहीं अकेली थकेली पड़ गई, क्योंकि अब ना वो भाजपा में जाने लायक है, क्योंकि गांव देहात में वो भाजपा का सिंबल लेके वोट मांगने जा नहीं सकती। और इनेलो में और इनमें जो दरार पड़ी है, जो खाई बढ़ गई है दोनों भाइयों में, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इनको वापस नहीं लेंगे। तो जेजेपी भी अब अकेले ही चुनाव में जाएगी और दुष्यंत चौटाला या एक आधी सीट कोई। तो ये चुनाव जो है हरियाणा का वो डायरेक्ट 1-to-1 फाइट है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और इसमें जो अर्ली पोल सिग्नल्स आ रहे हैं, मैंने कल भी 2-4 लोगों से बात की थी कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं हरियाणा में तो क्या कंडीशन बनती है, तो मुझे सब जगह से यही आवाज आई कि 55 से 65 सीटें
इस बार कांग्रेस जो है हरियाणा में लेके जाएगी। मतलब एनीथिंग अबव 50 तो मेजोरिटी हो जाती है, 90 लोगों की 90 विधानसभा मेंबर हैं, तो अगर 60 सीटें भी कांग्रेस ले आती है तो इस दफा तय है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेकर मुझे लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कन्नी काटगे और ठीक से उसका कोई रीजन नहीं दे पाए कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जब पिछली बार हरियाणा के साथ हुआ तो इस बार वो डिले क्यों है। और इसमें एक बात और है, जो पुणे का बाई इलेक्शन होना है उसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया, ना प्रेस वालों ने सवाल किया। और 10 विधानसभाओं का जो उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन बाकी है, जिसमें प्रभारी तक नियुक्त हो गए हैं, भाजपा के भी प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, कांग्रेस के भी प्रभारी नियुक्त हो गए, इंडिया गठबंधन भी 5 सीटें मांग रही है, 5 सपा कह रही है हम 2 से ज्यादा नहीं देंगे। तो लड़ाई ऑलरेडी टिकटों की शुरू हो गई और इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहे। मजे की बात यह है, तो इसके पीछे का क्या कारण है ये तो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग ही बता सकते हैं, पर अव्वल अभी बीजेपी की हाथ पतली है, ऐसा मुझे लगता है, हाल पतला है। जी राजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ पूना वाली सीट की बात कर रहा था, चूंकि वो विधानसभा का है तो जब होना था तब हुआ नहीं, तो अब तो उसको अनाउंस होना नहीं है उपचुनाव, वो अब तो वो साथ ही होगा। एक सवाल है, कुलदीप वशिष्ठ पूछ रहे हैं तिवारी जी लद्दाख के बारे में क्या? भाई लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी है, वहां कोई विधानसभा तो है नहीं, वो आप कहिए मतलब वो पौंडचेरी जैसा भी नहीं है, वो तो चंडीगढ़ जैसा है जहां प्रशासक होगा, तो इसलिए उसका क्या कहना। पहले जो जब हुआ कर 2014 का चुनाव हुआ था तब 4 सीटें वहां से होती थी, 3 लेह एरिया से होती थी, 1 करगिल की सीट होती थी, या दो शायद करगिल जिले से होती थी, 2 लेह जिले से होती थी, 4 सीटें होती थी। तो वहां को लेकर के तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, जम्मू वहां कोई चुनाव होने नहीं है। जम्मू कश्मीर में लेकिन जो जो चीजें हैं वो आप देखें, मैं थोड़ा सशंकित हूं जम्मू कश्मीर को लेकर के, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति होगी, जिस तरह से आप देखिए वहां के डेवलपमेंट देखिए पिछले दिनों के। आरआर स्वयं जो वहां डीजीपी थे, अभी 10 दिन पहले उनको डीजी अब वो वहां पर एक दूसरा अफसर भेज दिया गया है और वो एक तरह से कमांड में रहेगा और ये नाम के डीजीपी रह जाएगा। इन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि जो विपक्ष के नेता हैं जम्मू कश्मीर में वो पाकिस्तान का खेल खेल रहे हैं, इस तरह का बयान दिया था इन्होंने, डीजीपी ने, याद करिएगा। और इससे पहले भी कई इस तरह के बयान आ चुके हैं, इससे मुझे थोड़ा आशंका लगती। दूसरी बात ये कि जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं और जम्मू में बढ़ी हैं, कश्मीर में भी है, ऐसा नहीं कश्मीर में नहीं है, जम्मू में भी कल परसों की बात है ना, एक साथ 4 जगह पे इनकाउंटर्स हो रहे थे, एक साथ 4 जगह पे, 3 जम्मू रीजन में और 1 अनंतनाग में, डोडा में भी हुआ था। हाँ वही डोडा जम्मू रीजन में आ गया, डोडा में था, मतलब 3 थे जम्मू रीजन में, 3 इनकाउंटर्स थे और 1 अनंतनाग में था। तो ये चीजें जो चल रही हैं और इसके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये है, एक तो घुसपैठ हो जा रही है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? घुसपैठ अगर हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां, और अब तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब तो ऐसा भी नहीं कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट कुछ है और उनकी पुलिस कुछ कर दे, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये कैसे संभव है? पहली बात, क्यों हो रहा है? दूसरी बात ये कि कश्मीर जो अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है, मैं कश्मीर बहुत घूमा हूं, कश्मीर के लोगों से बहुत बात की है, और हर जगह, सिर्फ श्रीनगर नहीं, एक आप तो जोशी जानते हैं, एक कस्बे में गया हूं, मतलब कुपवाड़ा और कहां हर जगह, कोई जगह छूटी नहीं है। उन जगहों पर लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह की मानसिकता रहती है, उसमें मुझे डर लग रहा है कि कश्मीर किस तरह से रिएक्ट करेगा मौका आने पर। कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रो पाकिस्तानी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि दिल्ली से लोग नाराज हैं, भयानक रूप से नाराज हैं, और जम्मू संभाग में भी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो दिल्ली से नाराज है। उसकी वजह बहुत
देखिए 370 हम लोग बाहर बैठ के हम लोगों को लग रहा हो कि बड़ा छोटा सा था कुछ, लेकिन जो भी था उसे 35A जो खास तौर पे थी, जो वहां जमीन आप नहीं खरीद सकते थे, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वही चीज बची थी 370 में, और कुछ नहीं बचा था। क्योंकि आप देखिए वहां जो प्रधानमंत्री होता था उसे 60s में खत्म कर दिया गया, चुनाव आयोग अलग से होता था 60s में खत्म हो गया, गवर्नर सदर रियासत और वहीं का होता था वो खत्म हो गया 60s में, सुप्रीम कोर्ट की रिट वहां नहीं चलती थी वो 60s में खत्म हो गया। जो भी इस तरह की ढेर सारी चीजें थी जो और यहां तक कि कांग्रेस ने जो किया है लोग उसको याद नहीं कर पाते हैं, याद नहीं है लोगों को। कांग्रेस का बहुत कुछ ऐसा किया धरा है जिसको आज सब लोग झेल रहे हैं। 65 में या 64 या 65 शास्त्री जी का समय रहा होगा, मोहम्मद सादिक साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधानमंत्री, तब तक प्रधानमंत्री होता था वहां पर, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस में शामिल कर दी और रिकमेंडेशन कर दिया साहब प्रधानमंत्री खत्म, राज्यपाल आ जाएगा, चुनाव आयोग खत्म, सुप्रीम कोर्ट, सब चीजें दिल्ली से आ जाएंगी, और वो मुख्यमंत्री बन गए सादिक साहब। तो ये चीजें वहां जो हुई हैं, तो 370 में कुछ बचा नहीं था। आपको याद होगा शेख इंदिरा समझौता जो 75 का हुआ, उसमें क्या हुआ? शेख अब्दुल्ला जो उस जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री बनकर के आए, उनका एक भी एमएलए नहीं था, कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया, मीर कासिम साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सपोर्ट कर दिया शेख अब्दुल्ला का। और 77 में ये मुफ्ती मोहम्मद सईद जो अब नहीं रहे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फ्लोर पे वापस किया, समर्थन वापस किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह कि 370 कुछ बचा नहीं था, बचा था 35A, जिसमें यह था कि आप, और दूसरी चीज थी जो आपको वोट का अधिकार बाहर के लोगों को नहीं था। ये दोनों लगभग एक ही चीजें थी कि आप डेमोग्राफी वहां की नहीं बदल सकते, क्योंकि आप जमीन नहीं खरीद सकते तो आप रह नहीं सकते वहां, रह के लौट के आना पड़ेगा आपको, किराए से कितने दिन रहोगे। तो वो चीज जो है, ये दिक्कत अब लोगों की समझ में आ रहा है कि इससे किसका नुकसान हुआ है, और फायदा तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान हो गया है। और दूसरा जो अभी राजीव कुमार कह रहे थे कि साहब एससी की सीटें इतनी रिजर्व हैं, इतनी ये हैं, जिस राज्य में, मैं आपको बताऊं, जिस राज्य में शेड्यूल कास्ट नाम की चीज ही नहीं होती थी, ठीक है, वो जाति ही नहीं थी, वहां शेड्यूल कास्ट बना दिया है केंद्र सरकार ने। और इस हिस्से में कहते हैं साहब आरक्षण नहीं होना चाहिए, और जो है ये जाति और ये जाति की राजनीति सब करते हैं। जम्मू कश्मीर में वो ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जोशी जी। सर ये 370 का जो नुकसान है, 370 का जो नुकसान है, वो तो जम्मू के लोगों को भी होगा, कठुआ के लोगों को भी होगा। वही मैं कह रहा हूं कि उनको भी है, सब लोगों को। देखिए अब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में अब पंजाब का आदमी भी अप्लाई कर सकता है। ये आया क्यों था? ये आया इसलिए था 1885-86 के आसपास, जब ये नियम बना दिया गया कि साहब जो कश्मीरी भाषा और उर्दू को हटा करके कौन सी, शायद उर्दू को ला दिया गया था, ऐसा कोई भाषा ला दी गई कि वो जानना जरूरी है। तो लोग जानते नहीं थे उर्दू भाषा, उर्दू जानने वाले लोग पंजाब के होते थे, तो पंजाब के लोग वहां सरकारी नौकरियों में आ गए, दरबार में पहुंच गए। इसके खिलाफ रोष था मुसलमानों में और कश्मीरी पंडितों में, जो ये 19 डोगरा में भी होगा। हाँ जी, डोगरा में भी होगा। हाँ वही कश्मीर, डोगरा में तो जम्मू में, चूंकि डोगरा तो उसमें था ही, मतलब वो दरबार महाराजा था डोगरा, तो उस तरह की दिक्कत नहीं थी, वो सब तो थे ही वहां पर। चूंकि सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी कश्मीरी पंडित, तो कश्मीरी पंडित जॉब से बाहर होने लगे, और जो थोड़ा बहुत उनसे बचता था कश्मीरी मुस्लिम्स, वो भी बाहर होने लगे उर्दू की वजह से। तो ये हुआ, ये इसके खिलाफ आंदोलन चला, और 1921 के आसपास, मुझे याद पड़ता है एग्जैक्ट, शायद मैं 1-2 साल इधर उधर हो, 1921 में जो महाराजा हरि सिंह के पिताजी थे, महाराजा हरि सिंह उस समय राजा नहीं बने थे,
उनके समय में ये समझौता हुआ था और ये तय हुआ था कि साहब जो जॉब्स हैं वो सारी जॉब्स जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उन्हीं को मिलेंगी। तो पूरा संघर्ष 30-40 साल का था। वो ऐसा नहीं था कि वो वहां शेख अब्दुल्ला ने आकर के कर दिया था। ये शेख अब्दुल्ला तब तक कहीं सीन में ही नहीं थे। शेख अब्दुल्ला तो सीन में 1931 में आए। तो ये इतिहास भी जानना जरूरी, लोग जानते ही नहीं है इतिहास को, कि ये चीजें आई कहां से। लोगों लगता है कश्मीरी मुसलमानों ने ये सब ले लिया, 335A ले लिया और 370 हो गए, ये सारी चीजें उनको लगता है कश्मीरी मुसलमानों की वजह से हुई है। कश्मीरी पंडितों की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी वही थी तो लीड वही करती थी। ये वहां की एक खास चीज है। जैसे लोग, और आज भी मैं आपको बता दूं, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमानों से ज्यादा नजदीक महसूस करता है अपने को बनिस्बत हमसे आपसे। ये आप महसूस करेंगे। आप अगर कश्मीरियों से मिलें, कश्मीरी मुस्लिम से मिलें और उसी समय कश्मीरी पंडित आ जाए तो आपका जितना बड़ा दोस्त हो वो दोनों आपस में बतियाने लगेंगे, वो बहुत अच्छे दोस्त हो जाएंगे, आप साइडलाइन हो जाएंगे। जी जी सर, कई लोगों ने, कई दर्शकों ने सवाल पूछा है आत्मजीत जी कि ये दोनों बाबाओं का क्या असर पड़ने वाला है हरियाणा चुनावों में। देखिए कितना कितना जबरदस्त संयोग है, दुर्योग है, क्या है कि इधर पेरोल मिलती है बाबा राम रहीम को और आसाराम को भी मिल गई इस बार तो, और उधर जो है चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। 16 अगस्त को चुनाव आयोग घोषणा लेकर आ जाता है। तो ये बाबा जी को क्या भूमिका बनाने के लिए छोड़ा गया है? बाबा जी क्या कर पाएंगे? हालांकि बाबा जी बरनावा में है, लेकिन बाबा जी तो सब जगह टेलीकॉन्फ्रेंस और अपना चैनल्स के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं। देखिए, जहां तक बाबा राम रहीम का बात है वो तो आपके पड़ोस में बागपत में ही आश्रम में बैठे हैं, आपके घर से ज्यादा दूर नहीं होगा उनका आश्रम। और बाबा राम रहीम को पहली बार पैरोल नहीं मिली है, वो तो 7वीं 8वीं बार पैरोल मिली है। विधानसभा का बाई इलेक्शन होता है, विधानसभा का जब विधानसभा का बाई इलेक्शन होता है उसमें भी वो पैरोल फरलो पे होते हैं। और अब तो ये असेंबली का इलेक्शन है, 90 सीटों का मामला है, तो जाहिर बात है कि उनके स्टेक्स हाई होंगे। दूसरी बात है कि आजादी का पर्व जब सब लोग मना रहे थे तो भाई बाबाओं का भी हक बनता है आजादी का पर्व मनाने का, चाहे बाबा राम रहीम हो चाहे आसाराम हो। ये जिस आरोप में जेल भेजे गए थे, मतलब वो कृत्य करने का भी आजादी इनको मिलती है क्या? देखिए हुआ क्या, वो जो कृत्य करके वो गए थे जेल में, अब ऑपोजिशन पर बीजेपी भारी पड़ रही है। आपने देखा अभी वहां क्या हुआ कलकत्ते में, अस्पताल के ऊपर वो किस तरीके से मॉब अटैक में डॉक्टरों ने, अब कल ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की है सारे डॉक्टर्स की, ऑल इंडिया, कि अगर इस तरीके से डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज हालांकि खुला रहेंगी। तो ये तो क्या होता है, हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन करना हमारे देश से कोई सीखे या हमारे प्रधान सेवक से कोई सीखे कि किस तरीके से रिलीजन को मतलब एक धार्मिक व्यवस्था को कैसे पॉलिटिसाइज किया जाता है और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कैसे उसमें धर्म को लाया जाता है। कि जब राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान होते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, ये कह के कि जो राम मंदिर में नहीं आएगा वो राम का भक्त नहीं है। और पार्लियामेंट में जब संगोल लेके महात्माओं के साथ नई संसद में जब चलते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि ये धर्म संसद है या देश के लोकतंत्र की संसद है। तो ये डिफाइन करना तो जरूरी हो जाता है ना कि अब हम धर्म संसद में हैं या बाबा साहब अंबेडकर की संसद में हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी का कुछ इस तरीके से वक्तव्य आया था, वो सेक्युलर वर्ड उन्होंने यूज किया। पहले तो वो सेक्युलर को सिक्युलर बोलते थे 2014 और 19 में, सडनली अब वो चाह रहे हैं कि जो हिंदू है वो सेक्युलर हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर हो जाए। क्या पहले सेक्युलर नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी? तो इस तरीके के जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं इस भाजपा की सरकार को बहुत अच्छी तरीके से आती। भाई सवाल तो यही खड़ा हो जाता है ना कि महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं अनाउंस हुए, जब असेंबली का जो कार्य उसका जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन वही है 20 दिन आगे पीछे।
तो आपको महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस करने में क्या दिक्कत थी? और आप एक तरफ तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर से हरियाणा को जोड़ दिया, अब झारखंड से हम महाराष्ट्र को जोड़ देंगे तब चुनाव कराएंगे। तो फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन या सेक्युलर यूसीसी कोड, ये सब सिर्फ टर्मिनोलॉजीज रह जाती हैं, क्योंकि किसी का कोई फायदा तो हुआ नहीं। वो टर्मिनोलॉजी सुन सुन के प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, मतलब अब तो कान भी पक गए हैं और मुझे भी नहीं याद रहता कि कौन कौन सी स्कीमें आ गई। तो जाहिर तौर पे बात है, ये सरकार जो है कहती कुछ है करती कुछ है, इनका विश्वास करें तो करें कैसे? जी जी अच्छा, ये आखिरी सवाल एक आत्मजीत जी के, ये जो चुनाव एक फेज में हो रहे हैं हरियाणा में, उसका लाभ क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। आज अभी आपसे बात करते हुए भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया गया कि भाई ये एक डेट में चुनाव हो रहा है हरियाणा में, उन्होंने कहा हमारी पूरी तैयारी है। और आपने देखा था केरल और तमिलनाडु में भी एक चरण में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जहां इनको पता होता है कि इनका वोट कम है और इनकी सरकार जा रही है, वहां एक चरण में वोट कराएंगे। और जिसमें इलेक्शन वो जो होता है सिंबल लोडिंग यूनिट के डब्बे और कंट्रोल यूनिट के डब्बे और ईवीएम मशीनों को रख के ये 3-3 फेज में इलेक्शन कराते हैं, वहां गड़बड़ की आशंका रहती है। और जम्मू कश्मीर में इन्होंने पहले ही कह दिया है कि इस दफा इतना यूथ है जो फर्स्ट टाइम वोटर है। आप ही ने कह दिया कि बाहर के वोटर भी इस बार वोट डालेंगे। सेंसस वहां हुआ नहीं है कितने सालों से, तो कितना वोट बढ़ा लेंगे आप? 50,000 वोट बढ़ाएंगे या 5 लाख वोट बढ़ाएंगे या 10 लाख वोट बढ़ाएंगे? आपको पता कैसे लगेगा कितना वोट बढ़ गया? अभी तो उन्होंने उड़ती उड़ती आपको खबर दी है कि 1 करोड़ कुछ लाख वोट बताए उन्होंने, 87 लाख 87.99 ऐसे कुछ बोला है ना? हाँ, 87.90। लेकिन मैं आपको एक नंबर बता दूं, 3.5 लाख के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस सेंट्रल वाली वहां पर है सेटिंग है 3 लाख 3.5 लाख। तो ये एक बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या अच्छा, नहीं है। जम्मू में परसीमन में 6 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर में मात्र 1 सीट बढ़ाई गई। अब परिसीमन में ही ये सारा मामला वोटर का फंसा हुआ है। भाई 6 सीटें अगर जम्मू परसीमन में बढ़ाई और 6 की 6 अगर भाजपा के खाते में चली जाती हैं तो बड़ा क्लियर है चुनाव को मैनेज किया गया। ये तो आप देख ही लेंगे 4 अक्टूबर जब रिजल्ट आएगा जी। तो हरियाणा में तो भाजपा की हार तय है और इसीलिए एक फेज में इलेक्शन हो रहा है। जो गड़बड़ होगी कश्मीर में होगी, देखिएगा। तिवारी जी, कश्मीर में गड़बड़ होगी। वैसे गुमान सिंह राजपूत कह रहे हैं आपसे कि महाराजा हरि सिंह का झुकाव तो पाकिस्तान की तरफ ही रहा है। नहीं, तो ये तो जग जाहिर है, महाराजा हरि सिंह तो पाकिस्तान में ही मिलना चाहते थे। वो तो वहां की सरकार ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी और कबायली भेज दिए, जिससे महाराजा को थोड़ा दिक्कत हुई। तो उसे मजबूरी, उसे लगा अब तो अपनी कोई शर्त नहीं चलेगी, सारा राज्य अपना चला जाएगा, ये लोग कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए वो आया ना, इसलिए नहीं आया कि वो हिंदू था और भारत में रहना चाहता था और सरदार पटेल या नेहरू से बड़े अच्छे संबंध थे इसलिए आना चाहता था। जो आना चाहती, एक तो उसकी जनता आना चाहती थी भारत में। जनता कहने का मतलब कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो उस समय लीडरशिप उसके हाथ में थी, जम्मू में भी और कश्मीर में तो थी ही। तो महाराजा के सामने दिक्कत ये बड़ी थी कि जो जनता का लीडर है वो भारत के साथ दिखाई दे रहा है, वो गांधी के साथ दिखाई दे रहा है, महाराजा जिन्ना के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो महाराजा की मजबूरी थी ये कि वो भारत के साथ आए। खैर, आपका जो सवाल था कि कश्मीर में, मैं तो पहली बात ये कह रहा हूं कि जम्मू संभाग में ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, सारा जम्मू संभाग जो है कठुआ और जम्मू और सांबा है। वहां डोडा भी है, वहां किश्तवाड़ भी है, वहां भदरवाह भी है, वहां रामबन भी है, ठीक है, वहां पुंछ भी है, वहां राजौरी भी है। बहुत बहुत सारे इलाके हैं, उधमपुर के बहुत सारे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। अगर मुस्लिम बहुल ना भी कहें तो जम्मू का इलाका, कांग्रेस की भी वहां पकड़ कम नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी पकड़ कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की बड़ी पार्टी हुआ करती थी 20 साल पहले तक। आज आपको दिख रहा है, लेकिन 20 साल पहले तक
नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां की बड़ी पार्टी थी, जम्मू में भी, आज भी है। और अगर ये दोनों पार्टियां, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई खास उसकी ताकत नहीं हुआ करती थी, आज हो गई है ताकत भारतीय जनता। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मिल करके लड़ेंगे, जो पहले कह रहा था, तो ये जो 43 सीटें हैं, इन सीटों पर भी 50% सीटें भी शायद बीजेपी नहीं जीत पाएगी। और अगर आप 50% नहीं जीत पाते हैं, 20 सीटों पे रह जाते हैं, 18 सीटों पे, तो कैसे सरकार बनेगी आपकी? इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है। और वैली में तो देखिए मुकाबला इंडिया गठबंधन और पीडीपी के बीच में होगा, वो आपकी बीजेपी से नहीं है वहां। तो अब अगर पीडीपी भी जीतती है, या सज्जाद लोन कुछ सीटों पर शायद, हमें लगता नहीं कि सज्जाद लोन की कोई स्थिति वहां बन पाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रो मोदी जी दिखाई देते हैं, और वैली में प्रो मोदी जी ताकतों को कोई वोट नहीं मिलने वाला है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद एक भी सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर पाया 3 सीटों में से। भाजपा को तो छोड़ दीजिए, गुलाम नबी आजाद को तो खड़ा करना चाहिए था, गुलाम नबी आजाद भी नहीं खड़ा कर पाए। तो और गुलाम नबी आजाद के जरिए भाजपा कोशिश करेगी कि भाई वैली में वो जगह बनाए, लेकिन गुलाम नबी आजाद जब लोकसभा में खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, कैंडिडेट नहीं दे पाए, तो विधानसभा में कौन सी उनकी स्थिति बनने वाली? गुलाम नबी आजाद भदरवा जहां के वो रहने वाले हैं, हो सकता है उनकी पार्टी वहां आसपास कुछ, और उनके एक भाई हैं जो वहां के पॉलिटिशियन हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, जब 2002-2007 की सरकारें थी, उस समय वो मंत्री हुआ करते थे, तो हो सकता है उस इलाके में कुछ असर पड़े। बाकी असर मुझे नहीं लगता गुलाम नबी, और गुलाम नबी आजाद के साथ जो लोग कांग्रेस के गए थे, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में दबदबा था, वो सारे लोग वापस कांग्रेस में आ गए, चाहे वो ताराचंद हो या और भी बहुत सारे लोग इस तरह के, वो सब वापस आ गए। तो गुलाम नबी आजाद की वो स्थिति नहीं है। वैली में तो बीजेपी कुछ मिलना नहीं है, ना उनकी समर्थक पार्टियों कुछ मिलना है, चाहे वो सज्जाद एक अपना दल या ऐसा कोई दल भी बना है जो भी बीजेपी के सपोर्ट वाला है, अपना दल नहीं, आपका दल या अपना दल या सबका दल, कुछ इस टाइप से नाम। वो आईएएस अफसर, राजन जी, एक वो आईएएस अफसर ने भी पार्टी बनाई थी, उसके बाद वो उसको सरेंडर कर दिया, ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, हाँ, कहा जाता वो वो टीम भी वापस थी बीजेपी पार्टी छोड़ करके वापस आ गए। हाँ, एक वो लड़की जो जेएनयू वाली थी, वो भाजपा की भक्त है इस समय। हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी उसके जरिए कुछ करे। वो एक लीडर थी ना जो कन्हैया कुमार, राशिद, वो लड़की राशिद, क्या नाम है उसका? तो अगर जम्मू में भी ये स्थिति है, तो तिवारी जी ये माना जाए कि महाराष्ट्र, माना ये जा रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मोदी जी शायद ना रहे सत्ता, मतलब वो प्रधानमंत्री ना रहे, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव तक अब जा ही नहीं पाएंगे। अगर हरियाणा और जम्मू की स्थिति है, तो महाराष्ट्र का चुनाव होने से पहले ही कहानी और पटकथा लिखी जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव इसी दौरान घोषित करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि टाइम नहीं है। आप देखिए ना, नवंबर में उसकी असेंबली खत्म हो रही है, जम्मू, यहाँ झारखंड में टाइम है, झारखंड में तो 5 जनवरी या 4 जनवरी के आसपास तब तक है यहाँ की असेंबली, लेकिन महाराष्ट्र में समय नहीं है। तो महाराष्ट्र के चुनाव, और दूसरी बात यह कि इन चारों राज्यों में मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, क्योंकि मैं कहीं जा करके ग्राउंड रिपोर्ट, मतलब ग्राउंड खुद फील लेकर के मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ी और सुनी हुई बातों के आधार पर कह रहा हूं, इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी। और जो सबसे आसान, कंपैरेटिवली आसान राज्य है वो झारखंड है, जहां पर मुश्किलें कम नहीं है।